जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर। देखते हैं क्या क्या खबरें हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हम शुरू करेंगे अपना जीके जीएस भी। करंट अफेयर देखते जाएंगे और जीके जीएस भी साथ में देखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हाल ही में अभी सनराइज करियर एकेडमी के काफ़ी बच्चों ने इंडियन आर्मी की अग्निवीर परीक्षा लिखित परीक्षा को निकाला है और इनका अभी कैप्टन एस कुमार सर के माध्यम से इनका फिजिकल कराया जाएगा और फिजिकल की डेट जल्द से जल्द निर्धारित करेंगे। जो भी छात्र चाहे वो एकेडमी का हो चाहे बाहर का हो, यदि उसने इंडियन आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा को निकाल लिया है और वह फिजिकल की तैयारी शून्य स्तर से करना चाहता है, 1600 मीटर रेस की तैयारी करना चाहता है, हमें संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस मिल जाएगा, सनराइज करियर एकेडमी, जहां कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में निःशुल्क फिजिकल इंडियन आर्मी का कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 जून, ठीक है, 2 जून को क्या मनाया गया है भाई? 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना गठन दिवस। 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना गठन दिवस। यानी सन 2014 में तेलंगाना 2 जून को बना था और तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बनकर सामने आया था। ठीक है, तो 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और काफी बार एग्जाम में पूछता है कि तेलंगाना कब बना, तो ये बना सन 2014 में। और कब डेट क्या थी? 2 जून। और अगर पूछ ले कि कहां से निकाला गया है, आंध्र प्रदेश को कहां से निकाला गया है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, तेलंगाना को किस राज्य से निकाला गया है, तो इसको निकाला गया है कहां से? आंध्र प्रदेश से। कहां से भाई? आंध्र प्रदेश से निकाला गया है। क्लियर है? अब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा यहां पर आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि हमारे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हो गए। जबकि जब तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, तो तेलंगाना हमारा 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में अभी हमारे 28 राज्य कैसे हो गए। तो इसको समझने के लिए जरा आप देखिए, जब 2014 था और तेलंगाना हमारा राज्य बना, तब हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान दीजिएगा, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान दीजिएगा, सन 2014 में जब तेलंगाना हमारा राज्य बना, 29वां राज्य बना था, उस समय हमारे पूरे भारत में कंप्लीट 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 2019। तो 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा एक संपूर्ण राज्य था, जम्मू और कश्मीर जो संपूर्ण राज्य था, क्या किया भाई? उसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। एक कौन सा है? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और एक क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? तो देखिए यहां पर 2019 में धारा 370 में बदलाव करके यहां पे जम्मू और कश्मीर जो पूरा एक राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक क्या? लद्दाख। तो यहां पर 2019 की बात की जाए तो एक राज्य समाप्त हो जाता है और कितने राज्य बच गए अपने पास? 28, और केंद्र शासित 2 और बढ़ जाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 2। यानी 2019 में हमारे पास 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या हुआ कि सन 2020 में, ध्यान देना, सन 2020 में दादर नगर हवेली और दमन और दीव को विलय करा दिया गया। सन 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करा दिया गया, यानी दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो एक और घट गया, तो हो गए कितने? 8। अब वर्तमान में अगर बात की जाए तो हमारे पास जो राज्य हैं वो कितने हैं? 28 राज्य, और यूटी कितनी है हमारे पास? यूटी कितनी है? 8। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का राज्य पक्षी देखा जाए तो पालपिट्टा है। क्या है? पालपिट्टा। भारतीय रोलर या ब्लू जे भी कहते हैं इसको। तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? पालपिट्टा या भारतीय रोलर या ब्लू ब्लेज। राज्य पशु की बात करें तो जिंका एक प्रकार का क्या है? हिरण होता है। और अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो जम्मी चेट्टू, ये प्रोसोपिस सिनेरिया है। ठीक है। राज्य पुष्प की बात करें तो तुगेंदु टान्नर कैसिया है। ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ हम थोड़ा यूपी की बात करते हैं। यूपी का अगर पक्षी की बात करें तो यूपी का जो पक्षी है वो क्या है भैया? सारस। ठीक है, सारस या क्रॉच।
यूपी का, क्योंकि यूपी जीके भी लेके चलना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे साथ में, तो यूपी जीके आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यूपी पक्षी, यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस। और यूपी का जो वृक्ष की बात करें तो वृक्ष क्या है भैया, अशोक। वृक्ष क्या है भाई, अशोक, ठीक है। और यहां पर अगर पशु की बात करें, पशु की, यूपी का राजकीय पशु क्या है, तो वो है भैया क्या, बारहसिंघा, बारहसिंघा, ठीक है। और अगर यूपी के पुष्प की बात करें, फूल की बात करें, राजकीय पुष्प क्या है, तो वो क्या है, पलाश, पलाश, या फिर नाम क्या आएगा, टेसू। क्या नाम आएगा, टेसू नाम आएगा। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली, स्टैटिक जीके है, बार बार पूछा करता है, तो ये आपको एग्जाम में आना चाहिए। चलिए इसी के साथ अब देख लेते हैं तेलंगाना का मैप। इसी के साथ तेलंगाना का मैप देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा प्रायद्वीप भारत है। एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ क्या है, अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। पहले ये पूरा राज्य, देखिए ये पूरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ करता था, ये पूरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ करता था, और आंध्र प्रदेश से इतना हिस्सा काट के बना दिया गया तेलंगाना। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं यही है क्या, तेलंगाना। कब बना है, सन 2014 में, और इसकी वर्तमान की राजधानी क्या है, हैदराबाद। क्लियर है। इसकी वर्तमान की राजधानी क्या है, इसकी हैदराबाद है। नदियों की बात करें तो नर्मदा है और कृष्णा है, ये नदी यहाँ से बहती है। नर्मदा है, कृष्णा नदी, ये यहाँ से बह के अपना बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जून, तो 3 जून को क्या मनाया गया है, देखिए 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया जाता है क्या, विश्व साइकिल दिवस। पूरे विश्व भर में 3 जून को मनाया जाता है साइकिल दिवस, और पूरे विश्व को बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। देखिए आपको बता दें, अगर आप अध्ययनरत छात्र हैं, तैयारी करने वाले छात्र हैं, और अगर अपने आसपास में कोचिंग जाते हैं या पढ़ते हैं, तो सुबह या शाम को 1 घंटा साइकिलिंग जरूर किया कीजिए। क्योंकि जब भी आप साइकिलिंग करते हैं ना, तो साइकिलिंग से आपकी बॉडी की पूरी मसल्स एक्सरसाइज करते हैं, पूरी मसल्स काम करती हैं। नतीजा आपका माइंड फ्रेश रहता है, एक प्योर ऑक्सीजन, एक फ्रेश ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करती है। और यदि आप व्यायाम, साइकिलिंग सुबह शाम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सिंगल पीस, ध्यान दीजिएगा अभी, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है, तो उत्तर क्या होगा, IIT मद्रास। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस, और ये है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। ये है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। 3D प्रिंटेड का मतलब क्या होता है कि एक प्रिंटर होता है जिसमें प्लास्टिक या फाइबर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर के पेज डालो, और पेज डालने के बाद वो पूरा जितना भी हमारा डेटा होता है प्रिंट कर देता है A4 साइज पेपर या बड़े बड़े पेपर में। इसी प्रकार से एक 3D प्रिंटेड मशीन भी होती है, जिसके अंदर से एक मटेरियल निकलता है, और वो मटेरियल पिघला हुआ होता है, और जैसा शेप हमें बनाना होता है वैसा वो शेप बना देती है, और पिघला हुआ मटेरियल फिर सूख जाता है, नतीजा कठोर हो जाता है, और इस प्रकार से जैसा हम आकार चाहें वैसा आकार बन जाता है। तो अभी हाल ही में किसने सिंगल पीस 3D डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन बनाया है, तो ये बनाया है किसने, IIT मद्रास ने। ठीक है, और अगर बात की जाए कि विश्व का वो कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया है, तो उत्तर क्या होगा भैया, भारत होगा। ठीक है, रॉकेट की बात करते हैं, भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर कौन सा है, या भारत का अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है, तो आपको बता दें भारत का अंतरिक्ष केंद्र क्या है, इसरो। भारत का अंतरिक्ष केंद्र क्या है, इसरो, यानी इसका फुल फॉर्म होता है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे भारत की जो अंतरिक्ष वाली एजेंसी है, जहां से रॉकेट हम पृथ्वी के बाहर भेजते हैं, तो उसका नाम क्या है, इसरो, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। कहां पे भैया, बंगलुरु में है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे करंट अफेयर हैं। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की है, तो उत्तर क्या होगा, सत्यदेव गुप्ता। ये हैं अभी सत्यदेव गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में 2 बार, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह की है। अब माउंट एवरेस्ट जो है
माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी है पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, 8,850 मीटर, 8,850 मीटर ऊंची, पूरे विश्व की ये ऊंची है, ऊंची चोटी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये एग्जाम में भी मैपिंग का प्रश्न आ चुका है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के मध्य में है, किन दो देशों के मध्य में है, ठीक है। ये यूपी SSC पेट के क्वेश्चन में आया था और एक से एक लोग इसमें इस क्वेश्चन में चकरा गए थे कि कहाँ किसके मध्य हम डालें, चाइना और भारत के मध्य डालें या तिब्बत और नेपाल के मध्य डालें या भारत और नेपाल के मध्य डालें। तो आपको बता दें इसके उस तरफ उत्तर की तरफ इसके क्या है भैया, उत्तर की तरफ इसके है तिब्बत और इधर क्या है, इधर नेपाल, यानी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के मध्य है, ठीक है। नेपाल में इसे बोला जाता है सागर माथा, ठीक है, सागर माथा, नेपाल में इसे क्या बोला जाता है, सागर माथा। और यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी का या किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है या किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान दीजिए ना, ये क्या है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का हिस्सा है। और आपसे यदि पूछता है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में आता है, नेपाल हिमालय पूरा नेपाल में है, लेकिन अगर पूछ ले कि किन दो नदियों के बीच में आता है, तो देखिए उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड और नेपाल के बीच है कौन सी नदी, काली नदी। और इधर सिक्किम और नेपाल के बीच में है कौन सी, तीस्ता नदी, कौन सी नदी, तीस्ता नदी। तो नेपाल हिमालय आता है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तीस्ता नदी किसके बीच में है भैया, इधर यूके है और इधर क्या है, नेपाल है। यूके मतलब उत्तराखंड और नेपाल के बीच में काली नदी है, और इधर क्या है, ये जो तीस्ता नदी है ये इधर नेपाल है और इधर क्या है, सिक्किम है। यानी ये जो नदी है तीस्ता नदी सिक्किम और नेपाल के बीच में, यूके, बस इसी के बीच में पूरी नेपाल में हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं हम क्या, नेपाल हिमालय। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या करंट अफेयर है। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों पर, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है, ठीक है। हाल ही में कौन सी वो संस्था है जिसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है, नासा, जाक्सा, निक्की या डीआरडीओ। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या होगा, नासा ने अभी हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए एक लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है। क्लियर है छात्रों। यदि आपको ये हमारा YouTube चैनल और हमारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो चैनल को कृपया करके शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। अभी हम YouTube चैनल पर नए हैं, पर हमारा ये वादा है आपसे कि हम आपको हर एक एग्जाम के लिए बेहतरीन मटेरियल देंगे जो एग्जाम में लगभग आएगा और अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। नासा हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह किया है, तो नासा। अब आपसे पूछ रहे एग्जाम में कि भैया जो नासा है, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये स्पेस एजेंसी है कहाँ की, अमेरिका की। कहाँ की भैया, अमेरिका की, ठीक है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। जाक्सा कहाँ की है, जाक्सा अगर पूछ ले तो जाक्सा कहाँ की है भैया, जाक्सा है जापान की, ठीक है। डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ हमारा डीआरडीओ क्या है हमारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जो डीआरडीओ बोला है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक आयुध निर्माण संस्था है जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी हमारी भारतीय सेना को ये अलग अलग आयुध सामग्री बनाती है, जैसे हेलीकॉप्टर है, जैसे फाइटर है, जैसे रोबोट है, जैसे एंटी मिसाइल टैंक सिस्टम है, तो ये सब बना के देती है कौन, डीआरडीओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता कौन है, ठीक है। अभी हाल ही में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अवार्ड इस बार भारतीय थल सेना के मेजर को मिला है। और सबसे अच्छी बात तो उससे भी अच्छी बात यह है कि ये एक महिला को मिला है, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक उदाहरण है कि हमारे देश की जो बच्चियां हैं, हमारे देश की जो बेटियां हैं, वो आगे सेना में भर्ती होकर आगे नाम कमा रही हैं, ठीक है। तो ये उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेजर राधिका सेन।
यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 क्या मिला? मेजर राधिका सेन को मिला है। क्लियर है? देखिए, यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन के लिए पूरे विश्व से सेनाएं आती हैं और जहां पर भी विश्व में अशांति होती है वहां पर वो सेना को तैनात किया जाता है। ये अभी यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन में तैनात हैं और इनकी ड्यूटी को देखते हुए और इनकी भूमिका को देखते हुए इन्हें हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदानी पोर्ट का तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता हुआ। यानी अभी हाल ही में जो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम अदानी है, अदानी ने अभी हाल ही में तंजानिया में और तंजानिया के किस बंदरगाह में, किस में, दार एस सलाम पोर्ट पर अभी उन्होंने 30 साल के लिए एक एग्रीमेंट करवाया है। यानी 30 साल के लिए वह जो पोर्ट है इस्तेमाल कर सकते हैं संचालन के लिए, कार्गो के लिए, मालवाहक के लिए। कौन? हमारा देश इस्तेमाल कर सकता है। अगर अडानी जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश इस्तेमाल कर रहा है। यानी तंजानिया और अफ्रीकी देशों से हमारा जो एक बिजनेस है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वो मजबूत होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको जरा नोट कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अदानी पोर्ट का तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता हुआ। अब यहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दार एस सलाम कहां का बंदरगाह है? तो दार एस सलाम कहां का बंदरगाह है? ये बंदरगाह है तंजानिया का। ठीक है, देखिए ये यहां पर एक अफ्रीकी मैप है और इस मैप के माध्यम से समझते हैं कि कहां पर है दार एस सलाम। ठीक है, चलिए देखिए ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के मैप में यहां पर आप देख रहे होंगे ये क्या है? सोमालिया। ये कौन सा देश है भाई? ये है सोमालिया। ठीक है, अब ये जो सोमालिया आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, बड़ा चोरगढ़ देश है, जो भी बड़े बड़े जहाज जाते हैं, कार्गो जाते हैं, चोरी कर लेता है और चोरी पर ही इसकी पूरी जीडीपी चलती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो सोमालिया है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस देश को बोला जाता है? उत्तर क्या है इसका? सोमालिया। सोमालिया से जस्ट थोड़ा सा नीचे आइए आप, सोमालिया से जस्ट थोड़ा सा नीचे आइए तो यहां पर एक देश है, वो क्या है? केनिया। और केनिया से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए ये यहां पर एक देश है क्या? तंजानिया। ये क्या है? तंजानिया देश। ठीक है, और तंजानिया देश देखिए हिंद महासागर की तरफ खुलता है, हिंद महासागर की तरफ खुलता है और यहीं पर इसका है दार एस, ये यहां पर है दार एस सलाम बंदरगाह। तो इसी बंदरगाह को 30 साल के लिए अभी संचालन के लिए एग्रीमेंट हुआ है अदानी समूह का और तंजानिया सरकार का। ठीक है, एक बार जरा मैप पे फिर से देख लीजिए कि भैया ये देखिए सोमालिया है, चोरगढ़ देश। ठीक है, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं। इसी के नीचे ये क्या है? केनिया है और केनिया के नीचे ये जो आपको दिख रहा है यही है क्या? यही है क्या भाई? यही है तंजानिया। और आपको बता दें तंजानिया में ये जो है हिंद महासागर से लगा हुआ यही है दार एस सलाम बंदरगाह। ठीक है, तंजानिया को आप तंजानिया में एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो तंजानिया का बॉर्डर है और ये युगांडा का जो बॉर्डर है, ध्यान दीजिएगा, ये तंजानिया का बॉर्डर है और ये युगांडा का बॉर्डर है, इसी के बीच में है विक्टोरिया झील। इसी के बीच में क्या है? विक्टोरिया झील है। ठीक है, ध्यान देना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किन दो देशों के मध्य में विक्टोरिया झील है, तो उत्तर क्या होगा? तंजानिया और क्या? युगांडा। इसी के बीच में क्या है? विक्टोरिया झील है। अब हमें विक्टोरिया झील क्यों पढ़ना है? विक्टोरिया झील इसलिए पढ़ना है क्योंकि मीठे पानी की झील है और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें विक्टोरिया झील इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी से बहती है नील नदी। इसी से बहती है नील नदी, इसी विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर में गिरती है। कहां गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और आपको बता दें विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है, जो कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील किन दो देशों में? युगांडा और क्या? तंजानिया। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं, जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पे और 0 डिग्री पर कौन सी? भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण पे कौन सी? मकर रेखा। ठीक है, तो तीनों रेखाएं निकलती है, ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, फिर नीचे मकर रेखा। यहाँ की एक नदी बहुत पूछता है, कॉन्गो जायरे नदी। यहाँ की एक नदी बहुत पूछता है,
कॉन्गो जायरे नदी, और कॉन्गो जायरी इधर अंध महासागर में गिरती है। अब कॉन्गो जायरे नदी को हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सी? कॉन्गो जायरे। क्लियर है? यहां पर देखिए अफ्रीका के, यहां पे देखिए एक छोटा सा देश है मोरक्को, एक छोटा सा देश है मोरक्को, और यहां पर देश है किसका? यूरोप का स्पेन। यहां पे देश है किसका? अफ्रीका का देश है मोरक्को, और यहां पर है स्पेन। और यहां पर हल्का सा एक जल संधि टाइप का है, अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर का पानी भूमध्य रेखा में जाता है और भूमध्य सागर में जाता है, और भूमध्य सागर का पानी इधर आता है। यहां पे एक छोटी सी संधि है जो काफी बार एग्जाम में पूछता है, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, तो वो है जिब्राल्टर की जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर की जल संधि। तो जिब्राल्टर की जल संधि, देश की बात करेंगे तो स्पेन और मोरक्को, और अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो मोरक्को, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। समुद्र की बात करेंगे तो अंध महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, हमारे सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। क्यों चलाया था जरा देखते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा युद्ध चलाया जा रहा था, तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए, भारतीयों को वहां से स्वच्छ रूप से, या फिर आप बोलते हैं स्वस्थ रूप से वहां से निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो आप किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश के लिए चलाया गया था? अफगानिस्तान किस लिए चलाया गया था? वहां से हमारे भारतीयों को स्वस्थ रूप से निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत योजना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना सरकार जब पिछले 10 साल पहले जब सरकार बनी थी सन 2014 में, तो 2015 में, ध्यान दीजिएगा, 2015 में अमृत योजना केंद्र सरकार द्वारा आई थी, और अमृत योजना के तहत पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था कि सन 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी पूरे भारत में। ठीक है, यही थी क्या? अमृत योजना। और इसके तहत लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। क्लियर है? तो चलिए और देख लेते हैं कि अमृत योजना क्या थी। अमृत योजना जिसको बोलते हैं अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन को जून 2015 में भारत सरकार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और अमृत योजना शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों पर मुख्य ध्यान देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है, पूछ ले कि अमृत योजना के तहत कितनी स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 100 स्मार्ट सिटी। यह पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है, जिसे 500 शहरों में लॉन्च किया गया है, और इसमें शहरी आबादी का 60% हिस्सा शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस योजना के तहत में क्या क्या था। यह घोषणा भी की गई थी कि जून 2021 तक मिशन के तहत 105 लाख घरेलू जल नल कनेक्शन लगाए जाएंगे, और 78 लाख सीवर और सेप्टिक कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे पूरे देश भर में। 88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइटों से बदल दिया जाएगा, और 193 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत होगी जिससे। ठीक है, तो ये था अमृत योजना के तहत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। मध्य प्रदेश ने, देखिए AI चैटबॉट, अभी हाल ही में AI चैटबॉट, ध्यान देना, AI चैटबॉट जिसका नाम है जस्ट आस्क, AI चैटबॉट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है जस्ट आस्क, किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में किसने जस्ट आस्क AI चैटबॉट लॉन्च किया है? किसने? मध्य प्रदेश ने। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी सॉफ्टवेयर वाली मशीन जो खुद ही स्वतः ही कार्य करेगी, या आपके जो भी प्रश्न हैं उनका सटीक उत्तर देगी। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। देखिए आजकल AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाना है, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई जा रही है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पहल का प्राथमिक
इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य किशोरों और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए सामाजिक मुद्दों और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना। क्लियर है? जैसे बहुत सारे बच्चे किसी दूसरे को शेयर नहीं कर पाते, वो अपनी दिल की बात नहीं बता पाते, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो नहीं फील कर रहे हैं, या जो जानकारी उनको चाहिए, तो इस जस्ट आस्क एआई के माध्यम से वो सारी चीजें जान सकते हैं। तो ये कहां लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में। जब भी बात होती है मध्य प्रदेश की, ध्यान देना, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर भी है। मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी सबसे पवित्र भी मानी जाती है। यहाँ पे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी से बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और यह कहाँ से बहती है? यह भ्रंश घाटियों से बहती है। कहाँ से? भ्रंश घाटियों से बहती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है भाई? अरब सागर में। और नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी में। किसमें? खंभात की खाड़ी में। और नर्मदा नदी अगर एग्जाम में पूछ ले निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से। और अगर पूछ ले कि इस नर्मदा नदी में कौन सा बांध बना है, तो सरदार सरोवर बांध बना है। ये बांध कहाँ बना है? ये बांध गुजरात में बना है। ये कहाँ बना है? गुजरात में। नर्मदा में मध्य प्रदेश में एक और बांध बना है जिसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर। क्या है भैया? ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी के ऊपर ही है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नदियों का मायका कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और दूसरे नंबर का राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर का राज्य है। तो पहला कौन सा है? पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथी क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथा स्थान है हमारे यूपी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने बनाया है? तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को हाल ही में आईआईटी तिरुचिरापल्ली ने बनाया है। किसने? आईआईटी तिरुचिरापल्ली ने बनाया है। ठीक है, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, क्या देखने के लिए इसको विकसित किया गया है, तो आपको बता दें परम पोरुल सिस्टम विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नोड्स और जीपीयू नोड्स और हाई मेमोरी नोड्स और हाई थ्रूपुट स्टोरेज और हाई परफॉर्मेंस इन्फिनी बैंड इंटरकनेक्ट के लिए इसको बनाया गया है और काफी सारी सुविधाओं से ये लैस है। तो याद रखना है कि परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को किसने बनाकर तैयार किया है? आईआईटी के वैज्ञानिकों ने। कहां के? आईआईटी तिरुचिरापल्ली के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, भारत का पहला निजी रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट जिसको आप बोल सकते हो, किसने लॉन्च किया भाई? लॉन्च तो किया है इसरो ने, लेकिन बनाया किसने है? ठीक है, तो भारत का पहला निजी और विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। नाम क्या है उसका? विक्रम एस। एग्जाम में आ जाए कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, तो वो क्या है? विक्रम एस है। क्या भाई? विक्रम एस। और बनाया किसने है? हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, भारत का पहला निजी और विकसित रॉकेट विक्रम एस को किसने बनाया है? अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। ठीक है, तो देखो ये है ये है विक्रम 1 और इसी के तर्ज पर विक्रम 2 बनाया गया और विक्रम 3। विक्रम 1 की जो क्षमता है वो 480 से 500 किलोमीटर लो इंक्लिनेशन पर ये घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। विक्रम 2 की बात करें तो 595 केजी का पेलोड उठा पाता है। ये विक्रम 1 480 केजी का पेलोड और 500 किलोमीटर के लोअर ऑर्बिट पर घूमता है ये। और 595 विक्रम 2 दूसरा और 815 का पेलोड उठा सकता है कौन? विक्रम तीसरा। क्लियर है? तो इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे आपको करंट अफेयर के लिए। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज है 3 जून, आज शाम के उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल की एक क्लास 8 बजे जरूर आएगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद।